हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बायोलॉजी में जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है लाइफ प्रोसेसेस। इस लाइफ प्रोसेसेस का हमने लेक्चर 1 ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, हमने लाइफ प्रोसेसेस को कैटेगराइज किया था इनटू द डिफाइनिंग फ्यूचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर्स। फिर हमने पढ़ा था डिफाइनिंग फ्यूचर्स क्या होते हैं, इसमें कौन से आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर्स कौन से होते हैं, इनमें कौन सी एग्जाम्पल्स आते हैं। फिर हमने पहला जो लाइफ प्रोसेस है वो डिस्कस किया, वो छोटा टॉपिक था ग्रोथ, उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ जो है ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर। क्यों है कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर? क्योंकि इसकी एक्सेप्शन होती है, वो हमने एक्सेप्शन भी डिस्कस की, क्या एक्सेप्शन होती है। ठीक है, फिर हमने ग्रोथ के टाइप्स भी पढ़े थे, ग्रोथ के कौन से 2 टाइप्स है, ये हमने ग्रोथ कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, अब हम इस वीडियो में, आज के वीडियो में दूसरा लाइफ प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन। क्या करेंगे? डिस्कस न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये दूसरा लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन, जिसको हम आज डिस्कस करते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जिंदा रहने के लिए फूड यानी गज़ा की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो सारी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड। यहाँ पर भी लिखा होगा, ये देखिए आप, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे, यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है, प्लांट्स अपना ग़िज़ा कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स फूड कहाँ से लाते हैं, क्या ये खुद बनाते हैं, क्या किसी और पर डिपेंड रहते हैं, यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन हमें पढ़ना है। और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हमें एनिमल्स में भी न्यूट्रिशन पढ़ना है, वो कैसे अपने ग़िज़ा को हासिल करते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मालूम होगा यहाँ पर जो लिखा है, प्लांट जो है ये है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। आपको याद रखना है, जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होती है वो कौन से होती है प्लांट्स में न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये आपने याद रखना है। मैं और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। प्लांट्स के अलावा कौन ऑटोट्रॉफ्स होते हैं? एल्गा। जो एल्गे है, एल्गे या एल्गा जो भी आप बोलोगे, एल्गे और प्लांट जो है ये है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर कभी भी आपको पूछा गया कि ऑटोट्रॉफ्स की एग्जांपल्स बताओ, एक तो आते हैं प्लांट्स, असल में आते हैं ग्रीन प्लांट्स, सारे प्लांट्स नहीं आते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। और जो एल्गे है ये क्या है, या एल्गा जो है ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। यानी एल्गा और ग्रीन प्लांट्स अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है उसको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। यहाँ पर लिखा होगा, यानी ये अपना ग़िज़ा खुद बना सकते हैं, कैन मेक देयर ओन फूड। यानी ऑटोट्रॉफ्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। और इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स क्या है? ग्रीन प्लांट्स और एल्गे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होती है वो कैसे होती है, ये आपने याद रखना है। एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स माने जो अपना ग़िज़ा खुद नहीं बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना ग़िज़ा खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि वो अपना ग़िज़ा दूसरों से हासिल करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यानी ऑटोट्रॉफ्स मैंने समझाया, ऑटोट्रॉफ्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद ग़िज़ा बनाते हैं। ठीक है, जो ग़िज़ा बनाते हैं। जो ग़िज़ा नहीं बनाते हैं वो दूसरों से फूड हासिल करते हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स। और भी एक एग्जांपल आपने याद रखनी है, जो फंजे है,
ठीक है। जो भी फंगाई है, फंगाई या फंजाई जो भी आप बोलोगे, फंगाई या फंजाई जो है ये भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी फंगाई या फंजाई जो है ये भी अपना ग़िज़ा खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि ये ग़िज़ा के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स और फंगाई आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। क्या देखते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, यानी किन तरीकों से एक न्यूट्रिशन किया जा सकता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कर सकता है, किन तरीकों से। अगर हम, जैसा मैंने आपको बोला, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपना ग़िज़ा खुद बनाता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपना ग़िज़ा खुद नहीं बनाता है, बल्कि वो ग़िज़ा हासिल करता है बाकी ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, खुद नहीं बनाता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पहले हम कंप्लीट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है ये। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक, यहाँ पर लिखा है इन अलग, ऑर्गेनिक अलग, ये याद रखना। इनऑर्गेनिक materials like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। यानी अब हमें क्या पढ़ना है? फोटोसिंथेसिस। यानी आपने याद रखना है, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस से अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दैट मीन्स कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। लेकिन जिस प्रोसेस की वजह से, जिस प्रोसेस से ये बनाते हैं ग़िज़ा, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हमें अब पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, यानी हाउ ऑटोट्रॉफ्स prepare their own food, the process is called as photosynthesis। अब हमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल दिया है ग्रीन प्लांट्स। जैसे मैंने बताया था, ग्रीन प्लांट्स और एल्गा या एल्गे जो होते हैं ये होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी ये खुद ग़िज़ा बनाते हैं। खुद ग़िज़ा बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म्स अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाता है उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ठीक है, देखिए क्या करते हैं काम। जो भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है या जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वो कंपाउंड्स, वो सबस्टेंसेस जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, यानी जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। यानी ऑटोट्रॉफ्स इन्हीं इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? ग़िज़ा, कम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी फूड बनाते हैं। शॉर्ट में इधर मैं लिखूंगा, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स ये इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी फूड। ऑर्गेनिक मटेरियल जो फूड होता है ना, फूड जो बनाते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स, वो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और उनके दरमियान बॉन्ड होता है, यानी ऑर्गेनिक फूड बनाती है। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ए ग्रीन प्लांट यूजेस इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक, कौन कौन सा इनऑर्गेनिक मटेरियल? CO2 एंड वाटर। अगर आप देखोगे CO2 एंड वाटर में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, CO2 में कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, तो ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। H2O है वाटर,
वाटर में कार्बन नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये भी है इनऑर्गेनिक मटेरियल। यही दो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं ऑटोट्रॉपस, CO2 एंड वाटर, और इन्हीं की मदद से ये बनाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल फूड। मेनली ये जो ग़िज़ा बनाते हैं वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे इसकी फोटोसिंथेसिस की, लेकिन आपने सिंपल याद रखना है ऑटोट्रॉपस सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस CO2 और वाटर का इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल फूड, एग्जाम्पल ग्लूकोज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। Autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophs take in CO2 and water and convert into carbohydrates। यानी फोटोसिंथेसिस होता क्या है? जब एक प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, वाटर कहाँ से लाता है? सॉइल से, थ्रू रूट्स, और इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके ग़िज़ा बनाता है। इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंपल फोटोसिंथेसिस प्लांट्स दिखाते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके ग़िज़ा बनाता है। इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मैं अभी आपको इक्वेशन अब दिखाता हूँ। देखिए इसकी इक्वेशन क्या है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड हासिल किया। लाता कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। थ्रू लीव्स जो प्लांट होता है वो ऑब्टेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वाटर का इस्तेमाल करता है। वाटर कहाँ से लाता है? फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, यानी सॉइल से वाटर लेता है प्लांट, और एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इनका इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके लिए चाहिए सनलाइट। सनलाइट ज़रूरी है। मैं बताता हूँ फिर सनलाइट क्यों ज़रूरी है, क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक ग्रीन पिगमेंट होता है, आपने देखा होगा जो लीव्स होते हैं प्लांट के, लीव्स वो ग्रीन होते हैं क्योंकि उनमें एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्रेजेंट है लीव्स में, ठीक है। इसका क्या काम है अभी बताता हूँ। इनकी मदद से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट की मदद से, इन दोनों को कन्वर्ट करके बनाता है ये C6H12O6। ये फार्मूला है ग्लूकोज की। किसकी फार्मूला है? ग्लूकोज की। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की फार्मूला क्या है? CO2, वाटर की क्या है? H2O। इसी तरह ग्लूकोज की भी केमिकल फार्मूला है C6H12O6। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। यानी ये केमिकल फार्मूला है किसकी? ग्लूकोज की। यही बनाता है ये, इसी को हम फूड कहते हैं, ठीक है। यानी फूड बनाया प्लांट ने। किस तरह बनाता, किससे बनाता है? अगर कभी पूछा गया कि किससे बनाता है ग़िज़ा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाता है ग़िज़ा प्लांट। किन की मदद से? सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है। अब हम देखते हैं डिटेल में सनलाइट का क्या काम है, क्लोरोफिल का क्या काम है, ये हम अब देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी होगी, उसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या होंगे? सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स। इसी तरह फोटोसिंथेसिस में ग़िज़ा बनाने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उनको हम कहते हैं रॉ मटेरियल्स, जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। पहला है सनलाइट। अब आप कहोगे सनलाइट की क्या ज़रूरत है? सनलाइट 2 काम करता है। क्या काम करता है? 2 काम, याद रखना। सनलाइट, ये क्या होती है? सनलाइट में कौन सी एनर्जी होती है? लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी। क्या होती है? सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। ये क्या काम करता है सनलाइट? सनलाइट करता है काम फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या करता है काम? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब आप कहोगे ये क्या मतलब है? फोटोसिंथेसिस में एक स्टेप ये भी होता है, यानी अगर हम फोटोसिंथेसिस देखेंगे, फोटोसिंथेसिस में कुछ स्टेप्स है, उनमें एक स्टेप है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन्स लाइट, लिसिस मीन्स टूटना, यानी लाइट की मदद से क्या टूटता है?
H2O का मॉलिक्यूल, यानी जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है इंटू H2 ये आपने याद रखना है। जो वाटर होता है ये टूटता है इंटू H2 + O2, और जो ये O2 होता है ये प्लांट बाहर छोड़ता है। आपने सुना होगा प्लांट्स अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्यों लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। वो कहाँ से आता है? वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से आता है। आता कहाँ से है? वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है? नहीं, वो वाटर से आता है। यानी जो फोटोसिंथेसिस में वाटर इस्तेमाल होता है उसी वाटर से ऑक्सीजन निकलता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये फोटोसिंथेसिस में फर्दर यूज़ होता है, आगे के लिए यूज़ होता है, यानी ये फ्यूचर यूज़ के लिए होता है। यानी वहाँ पर फिर आप हायर क्लास में पढ़ोगे ये हाइड्रोजन किस काम आता है वहाँ पर, लेकिन आप याद रखना ये हाइड्रोजन अंदर ही काम आता है, लेकिन जो ऑक्सीजन वाटर से निकलता है वो बाहर निकलता है। अब आप सोचना, जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। क्यों लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, गज़ा बनाने के लिए। उसी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक स्टेप होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर टूट जाता है लाइट की मदद से। अगर ये नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो ये हाइड्रोजन है जो फ्यूचर यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं बना, यानी यहाँ से नहीं निकला, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। यानी अगर हाइड्रोजन नहीं बना तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। इसीलिए हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी रखने के लिए वाटर को टूटना पड़ता है। यानी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? वाटर को टूटना पड़ता है इंटू H2 एंड O2। इसको असल में हाइड्रोजन देने पड़ते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर वहाँ हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं हुए, हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, यानी वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। अगर हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं रही तो उससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाती है। इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुके ना, लाइट की मदद से वाटर टूट जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। वहाँ से निकलता है ऑक्सीजन ये थ्रू स्टोमेटा, थ्रू लीव्स बाहर फेंकता है। कौन? एक दरख्त। लेकिन इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल, असल मकसद क्या होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर का? तो मेक अवेलेबल हाइड्रोजन फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुके ना, और ऑक्सीजन उसी बहाने फिर बाहर निकाला जाता है। समझ आया होगा यहाँ पर सनलाइट का क्या काम है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लोरोफिल का क्या काम है। क्लोरोफिल होता क्या है याद रखना। आप मैं थोड़ा बहुत क्लोरोफिल आपको समझाता हूँ। ये मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत इरेज करता हूँ। देखिए क्लोरोफिल क्या होता है, पहले आप ये जानना, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होता है। ये कहाँ होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट्स में। आपने देखा होगा क्लोरोप्लास्ट, देखिए आपने प्लांट सेल्स में देखा होगा, प्लांट सेल्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, आपने पढ़ा होगा। ये एनिमल सेल्स में नहीं होता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाता है, उनकी सेल्स में होता है क्लोरोप्लास्ट। जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस नहीं दिखाते। ये बात याद रखना। यानी प्लांट की सेल्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट्स में क्या प्रेजेंट होता है? एक ग्रीन पिगमेंट जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। अगर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो ही नहीं जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? हम देखेंगे अब क्लोरोफिल की फंक्शन। क्लोरोफिल क्या काम करता है? यहां पर लिखा होगा सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी कहा आपको सनलाइट किस काम आता है? फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अगर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हुआ तो हाइड्रोजन अवेलेबिलिटी नहीं होगा फॉर फ्यूचर यूज और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। लेकिन उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? लीफ में कौन सा पार्ट है जो इसको एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को? वो होता है क्लोरोप्लास्ट। असल में होता है वो सेल,
सेल्स ऑफ लीव्स या ग्रीन स्टेम, जो भी ग्रीन पार्ट होता है ना, ये बात आप याद रखना, जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे कोई ब्रांच हो, जो ग्रीन हो वो फोटोसिंथेसिस दिखाती है। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, यानी उनकी सेल्स में, मैं अब लीफ को मान लेता हूँ, आप लीफ मान लो, लीफ में जो सेल्स है उन सेल्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट्स, उन क्लोरोप्लास्ट्स में क्या है, क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हेल्प करता है। अगर क्लोरोप्लास्ट होगा ही नहीं तो क्लोरोफिल होगा ही नहीं, सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाएगी। इसलिए क्लोरोफिल का होना भी ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो बाकी पार्ट्स है प्लांट्स के, वो क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, आप सोच रहे होंगे। ठीक है, वो क्यों नहीं दिखाते हैं जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा सनलाइट कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसका क्या काम है, क्लोरोफिल का क्या काम है। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लेना, अगर रह गया याद तो याद रखना, क्लोरोफिल जो होता है इसमें एक एलिमेंट होता है मैग्नीशियम, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है इन क्लोरोफिल, वो होता है मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, अब हम देखते हैं CO2, यानी CO2 भी एक रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं CO2 का क्या काम है, हम देखते हैं CO2 कैसे हासिल करते हैं प्लांट्स। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक लीफ बना के देता हूँ ताकि आपको समझ आया होगा। इसको हम कहते हैं, ये ऐसे ही डायग्राम मान लो आप, ये फिर आप देखते होंगे बीच में होता है मिडरिप, फिर होते हैं ये वेन्स। ठीक है, आप याद रखना कि इसको हम कहते हैं लैमिना, जो ये सरफेस होता है एक लीफ का, इसको हम कहते हैं लीफ का लैमिना। ठीक है, इसको हम कहते हैं लीफ का लैमिना। ठीक है, इस लैमिना पर क्या होते हैं, इसमें होते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ, इसमें होते हैं सेल्स। ठीक है, उन सेल्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट्स क्या काम करते हैं, उनमें होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और इस लीफ के सरफेस पे होते हैं छोटे छोटे छेद। क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ये छोटे छोटे छेद होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीफ थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं के थ्रू लीफ के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, ये छोटे छोटे छेद होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन जो बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो बाहर निकल आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमेटा, ये आपको मालूम होंगे, ये छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज। अब मैं थोड़ा बहुत आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप ये याद रखना, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर मैं बना के देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो होल बन गया बीच में, ये इसी को हम कहते हैं स्टोमेटा। ये आप याद रखो, इसको हम कहते हैं छेद को स्टोमेटा। जो सेल्स ये है ना किडनी बीन शेप्ड, किडनी बीन शेप्ड, आपने किडनी बीन्स देखी होंगी। ठीक है, किडनी बीन शेप्ड जो ये सेल्स होती है, किडनी बीन शेप्ड सेल्स, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। अगर आपको कभी कोई बोलेगा कि जो स्टोमेटा है, ये जो छेद है, ये किन सेल्स की वजह से बनता है, ये बनता है किडनी बीन शेप्ड सेल्स, जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। दो गार्ड सेल्स इस तरह रहती है, आप मान लो इनका थोड़ा इस तरह डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन, ये मान लो आप सेल्स दो है, इनका डिप्रेशन जो होता है इस तरह, अगर हम इनको जोड़ेंगे बीच में जो गैप बनती है ना, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। यानी दो गार्ड सेल्स जो होते हैं किडनी बीन शेप्ड, ये एक दूसरे के साथ अटैचड होते हैं, लेकिन बीच में जो गैप रहता है इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। इसको हम कहते हैं स्टोमेटा, ये आपने याद रखना है। स्टोमेटा ये पोरुस होते हैं जो बनाते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स किडनी बीन शेप्ड सेल्स होते हैं, इनके दरमियान जो गैप्स बनती है उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, इन्हीं के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट और CO2 एंटर करता है इन्हीं के थ्रू इनटू द लीफ।
अब क्या रह गया, वाटर। कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो क्या लिखना, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर। ठीक है, वाटर जो होता है, वाटर अब कैसे हासिल करता है प्लांट, मैं इसको इरेज करता हूँ, ये आपको समझ आया होगा, आई होप सो। ये मान लो आप, ये एक प्लांट है, क्या है, प्लांट। ये इसके नीचे क्या है, ये रूट्स, ये क्या है, सॉइल। मान लो ये सॉइल के नीचे रूट्स होते हैं, और ये मान लो आप प्लांट के ऊपर की जो पार्ट है, शूट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जो सॉइल नीचे दिया गया है, सॉइल, उस सॉइल में होता है, क्या होते हैं, मिनरल्स और होता है वाटर, मिनरल्स और वाटर। इन मिनरल्स और वाटर को ये रूट्स ऊपर ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं वो हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आगे आपका ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है। अब आप इतना ही जान लो कि प्लांट जो वाटर है वो वाटर कहाँ से हासिल करता है, फ्रॉम सॉइल, और किन की मदद से, थ्रू रूट्स की मदद से वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर तक पहुंचाते हैं, कहाँ, लीफ तक। समझ आया, ठीक है। फिर हम कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो हम आगे देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। आप यही याद रखना, जो वाटर और डिजॉल्व्ड मिनरल्स है लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एटसेट्रा, वो थ्रू रूट्स यानी फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स प्लांट हासिल करता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, साइट फॉर ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, ये मैंने आपको बोला, होती कहाँ है, ग्रीन पार्ट्स में। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है, नहीं, जो भी ग्रीन पार्ट प्लांट का है उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, चाहे लीफ तो ग्रीन होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। कभी कभी जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, छोटे छोटे हर्ब श्रब्स, उनके स्टेम्स भी ग्रीन होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। ठीक है, यानी आपको गर्ज क्या याद रखना है, जो यहाँ पर दिया गया है क्लोरोप्लास्ट्स इन द लीफ। अब लीफ का जनरल लेते हैं, लेकिन कोई भी पार्ट जो ग्रीन होता है प्लांट का वो फोटोसिंथेसिस दिखाता है, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं और क्लोरोफिल होता है, वो दिखाते हैं। अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट्स इन लीफ, यानी लीफ में जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, उन्हीं क्लोरोप्लास्ट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे मैंने अभी आपको बोला। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल, ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट्स ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर लीव्स का दिया गया है, लेकिन हो सकता है किसी भी ग्रीन पार्ट में होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम देखते हैं मेन इवेंट्स, कौन कौन सा इवेंट होता है, यानी स्टेप्स इन क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट की एब्जॉर्प्शन होती है। कौन एब्जॉर्ब करता है, मैंने अभी बताया, क्लोरोफिल हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। आपने पढ़ा होगा ना, ये सेल है, सेल में होता है न्यूक्लियस, और होते हैं बाकी स्ट्रक्चर्स लाइक राइबोसोम्स होते हैं, या होते हैं गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, गोल्गी कम्प्लेक्स, ठीक है, वैक्यूल्स, ये आपने पढ़े होंगे। इसी तरह का एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में, उनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स। ये कुछ ऐसा तोप नहीं है, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे एक सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल में होता है वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी तरह प्लांट सेल्स में होता है क्लोरोप्लास्ट भी। यही क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कराता है, इसी में फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहला कौन सा स्टेप होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। कौन करता है, क्लोरोफिल। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी यानी सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, फिर क्या होता है, ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। ये आपने याद रखना है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स कभी कभी पूछा जाता है कि इन फोटोसिंथेसिस व्हाट हैपन्स, केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या और कुछ एग्जांपल देते हैं। आपने याद रखना है, जो लाइट एनर्जी आती है वो कन्वर्ट होती है इन द लीफ इनटू केमिकल एनर्जी। उसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग या ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, जो मैंने अभी बताया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्यों होती है, किस लिए होती है, मैंने ऑलरेडी बताया। ठीक है, ये ऑक्सीजन फिर बाहर चला जाता है और ये हाइड्रोजन फ्यूचर यूज के लिए
होता है। ठीक है, अगर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो हाइड्रोजन नहीं बनेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपके 11th में एक चैप्टर ही दिया गया है फोटोसिंथेसिस, वहाँ पर हाइड्रोजन की कदर आएगी, वहाँ पर आपको पढ़ाएगा सर हाइड्रोजन क्यों ज़रूरी होता है, यानी वाटर का टूटना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, हो गया। पहला क्या हुआ, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, लीफ ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और ये सनलाइट लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और इस सनलाइट ने क्या किया, वाटर को तोड़ा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर चला गया, हाइड्रोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होगा। फिर क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन आपको अभी नहीं समझ आएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप याद रखना कि फिर CO2 से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स यानी फूड। फूड किससे बनता है, ये आपने याद रखना है, CO2 से याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अब आपको बताता हूँ, देखिए क्या होता है। पहला क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया लीफ ने या किसी भी ग्रीन प्लांट ने, कौन मदद करता है, क्लोरोफिल। वो कहाँ होता है, वो ग्रीन पिगमेंट होता है इन क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट्स कहाँ होते हैं, लीफ के सेल्स में। हो गया ये काम, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। फिर क्या, ये लाइट एनर्जी वाटर को तोड़ता है, किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, हाइड्रोजन फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा, कौन बचा अब, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कन्वर्ट होता है इनटू फूड कार्बोहाइड्रेट, जिसका हमने एग्जाम्पल बोला था ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज यानी गज़ा बन गया। यही 3 स्टेप्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। कौन से स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, पहला इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, दूसरा क्या है, कन्वर्टिंग ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और वाटर का टूटना इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फाइनली क्या होता है लास्ट स्टेप में, CO2 से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट गज़ा, ठीक है, फूड बनता है ग्लूकोज। समझ आ गया, ये मेन इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टोमेटा। मैंने अभी बताया स्टोमेटा आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी ये छोटे छोटे छेद होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। इन्हीं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, स्टोमेटा के क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, यानी इन्हीं के पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है। और स्टोमेटा का एक और भी काम है, आपने देखा होगा, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का क्या मतलब है, जब एक प्लांट जो होता है उनके लीव से वाटर ड्रॉपलेट्स, जो एक्सेस वाटर होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में कोई एक्सेस वाटर होता है तो हम इसको यूरिनेट करते हैं, हम पेशाब करते हैं और वो यूरिन से बाहर निकल जाता है एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो उसको ज़रूरत नहीं लगता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा जब वाटर हो जाता है तो वो उनको लीव के थ्रू निकालता है उस वाटर को। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। वो ट्रांसपायरेशन भी इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होता है। ये छोटे छोटे छेद होते हैं, एक तो इनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी CO2 अंदर चला जाता है, O2 बाहर निकल आता है, और इन्हीं छेदों के थ्रू जब ज़्यादा वाटर होता है प्लांट में तो वो इन्हीं छेदों के थ्रू एक्सेस वाटर को निकालता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं, जिस प्रोसेस में एक प्लांट जो है वो एक्सेस वाटर या एक्स्ट्रा वाटर थ्रू स्टोमेटा लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी वाटर गैसियस फॉर्म, वाटर वेपर की फॉर्म में उसको रिलीज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या कहता है, ट्रांसपायरेशन। एक और टर्म याद रखना, जो लीफ होता है ना, लीफ मैं यहाँ पर बताता हूँ, अब एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताता हूँ। ये लीफ मान लो आप, लीफ में जो छेद होते हैं छोटे छोटे, उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। लीफ में और एक टाइप के छोटे छोटे छेद होते हैं, और एक टाइप के छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइडाथोड्स। ये आप याद रखना, उनको हम कहते हैं हाइडाथोड्स। उनके थ्रू भी वाटर लॉस होता है। अब आप कहोगे स्टोमेटा के थ्रू तो वाटर लॉस होता था, तो लीफ को क्यों ज़रूरत पड़ी इन हाइडाथोड्स को रखने के लिए। देखिए, जो स्टोमेटा होता है उनके थ्रू जो वाटर लॉस होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, यानी जिसको हम कहते हैं वाटर वेपर, मान लो आप भाप, जिसको हम कहते हैं वो भाप होता है ना, जिसको शायद हिंदी में भाप कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ भाप जब ये निकलता है वाटर, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। वो होता है थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा। लेकिन जब एक लीफ
वाटर को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी छोटे छोटे पानी के कतरे। अगर कतरों की शक्ल में वाटर लॉस हो गया, वो होता है थ्रू हाइड्रोथोड्स। ये भी लीफ पर होते हैं छोटे छोटे छेद। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गुटेशन। क्या कहते हैं? गुटेशन। अब आप याद रखना गुटेशन क्या होता है और ट्रांसपायरेशन क्या होता है। ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट एक्सेस वाटर को स्टोमेटा के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स लॉस करता है। वाइल एज गुटेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट एक्सेस वाटर को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू पोर्स, तो उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोथोड्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब क्या है ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने अभी आपको बताया। ये जो है ये किडनी बीन शेप्ड, इनको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स में जो ये सर्कल्स दिखाए गए हैं ये है क्लोरोप्लास्ट्स, क्योंकि ये सेल्स है इनमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट्स। और बीच में जो ये पोर बनता है इसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये यहाँ पर है 2 किडनी बीन शेप्ड सेल्स यानी गार्ड सेल्स। इनमें जो ये सर्कल सर्कल दिए गए हैं ये है इनके क्लोरोप्लास्ट, इनके क्लोरोप्लास्ट। बीच में जो ये स्पेस बनती है, इनके बीच में जो ये स्पेस बनती है इसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा, सिंपली स्टोमेटा। हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस को अच्छी तरह क्लियर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कल हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उठाते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके क्लासेस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में बोलना। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।